बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नेतन्याहू मंजर आम पे आ गया काफ़ी दिन के बाद, 5 दिन हो गए थे नेतन्याहू मंजर से गायब था। ये कहाँ पे आया, कैसे आया, क्या बात की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहला स्टेटमेंट आया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर की जानिब से, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी सूरत मुख्तलिफ नहीं है पुराने जो शहीद हो गए आयतुल्ला खामनेई सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनके स्टेटमेंट से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यानी यहाँ से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बड़ी शख्सियत को शहीद किया है, या इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, और कोई बदलाव नहीं आया ईरान के अंदर, कोई सोच में तब्दीली नहीं आई। पहले मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। जो स्टेटमेंट दिया है नए सुप्रीम लीडर ने, मुश्तबा खामनेई, उन्होंने कहा मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी भांजी और मेरी बीवी को शहीद कर दिया गया, लेकिन मैं सब्र करूंगा, अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र के साथ तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, शोहदा के खून का हिसाब लूंगा। अब उन्होंने जो अमेरिका को और इसराइल को तंबीह की है या जो वार्निंग दी है वो मैं आपको बताता हूं। मुश्तबा खामनेई का जो पहला स्टेटमेंट है उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका मशरिक वस्ता में अपने फौजी अड्डे बंद करे वरना हमले जारी रहेंगे, यानी ईरान हमले बंद नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा कि एक एक शहीद के खून का हम बदला लेंगे, हर उस शख्स के खून का हिसाब लेंगे जो हालिया जंग और हमलों में शहीद हुआ, अपने शोहदा के खून के बदले के हक से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। ये जनाब एक आज़म है आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई का। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौजी अड्डे फौरी तौर पे बंद होने चाहिए, जब तक वो बंद नहीं होंगे खित्ते में तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और वो कौम की हमायत को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। दुआ गो हूं कि अल्लाह मुझे कौम की बेहतर रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। फिर उन्होंने कहा दुश्मन अवाम को निशाना बना रहा है। ये उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख ले, और दुनिया ने देख लिया है कि ईरानी अवाम एक अजीम और मुत्तहिद कौम है। अगर अवाम की हमायत ना हो तो किसी भी रहनुमा की कोई हैसियत नहीं होती। दुश्मन ईरान और उसके अवाम को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरानी कौम इत्तेहाद के साथ इन साजिशों का मुकाबला करेगी। फिर उन्होंने कहा कि ईरान का जो निशाना है वो अवाम नहीं है, वो अमरीकी फौजी अड्डे हैं। अपने पैगाम में उन्होंने मजीद कहा कि ईरान किसी आम शहरी या मुल्क को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि सिर्फ फौजी अड्डों को हदफ बना रहा है, और ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फिर उन्होंने कहा कि जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। ईरान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अपने दिफा और शोहदा के खून का बदला लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जनाब स्टेटमेंट है। पहला ही स्टेटमेंट बहुत सख्त है उनका, उन्होंने साफ कह दिया जनाब यहां से अड्डे लेकर जाओ। दूसरा उन्होंने कहा हमले हम बंद नहीं करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हम तो बदला लेंगे जो हमारे साथ किया गया। चौथा उन्होंने कहा कि दुनिया देख ले कि ज्यादती हमारे साथ हुई है, हमने नहीं की। अब जो नेतन्याहू आया मंजर आम पे, ये 5 दिन के बाद आया, और नेतन्याहू के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये किधर चले गए हैं, लेकिन अब पता चला कि नेतन्याहू ने किसी नामालूम मुकाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की नेतन्याहू ने, इसमें मीडिया उनके सामने मौजूद नहीं था, यानी नेतन्याहू कैमरा पे था, लेकिन मीडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन आ रहे थे, सामने मौजूद नहीं था। वो उस तरीके से नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आप बैठ जाएं मीडिया में और सामने आ जाएं। नेतन्याहू की जान को खतरा है, और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि नेतन्याहू शायद मौजूद ही नहीं है यरूशलेम में या इजराइल में, ये कहीं बाहर निकल गया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा टाइम जो है वो अपने जहाज में गुजारता है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, अलग अलग किस्म की बातें नेतन्याहू के बारे में की जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। हाँ, ये सबको पता है कि नेतन्याहू ईरान का सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि आयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद ईरानियों के अंदर ये गम गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि वो भी टारगेट को हिट करें। नेतन्याहू ने जो बातें की हैं उनमें चंद बातें अहम हैं। एक तो नेतन्याहू ने कहा कि इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो, खासतौर पर नेतन्याहू ने बात की इंतहा पसंद इस्लाम की, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब ये जो है ना, ये डेफिनेशन कैसे कर सकता है? यानी जितना इसराइल ने मारा मासूम बच्चों को और खवातीन को, उतना तो किसी ने नहीं मारा, और नेतन्याहू को एक रजिस्टर्ड वॉर क्रिमिनल के तौर पे दुनिया में देखा जाता है। बाकायदा नेतन्याहू के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अब वही नेतन्याहू जो है वो पूरी एक उम्मत को या पूरे एक मजहब के मानने वालों को वो टारगेट कर रहा है। तो ये तय कौन करेगा कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है? देखिए ना, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ जाएं और उसके ऊपर आप अटैक कर दें और आप कहें दहशतगर्द है। सवाल यह है कि जितने बच्चे शहीद हो गए या जितनी खवातीन शहीद हो गई, अभी जो लड़ाई हुई उसमें लगभग 20,000 बच्चे और 33,000 खवातीन गजा में सिर्फ शहीद हुई हैं। ईरान के अंदर जो बच्चे जख्मी और शहीद हुए हैं उनकी तादाद 1100 है। इसी तरह बैरूत के अंदर खवातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है लबनान में। तो क्या ये सारे दहशतगर्द हैं या ये इंतहा पसंद है? ऐसा तो नहीं है। अब वो शिया और सुन्नी को एक ही नजर से देखते हैं। मैंने एक दिन पहले भी वीलॉग में कहा था कि शिया सुन्नी डिवाइड से बाहर निकलना चाहिए और सबको इंसानियत के लिए और दुनिया में अमन लाने के लिए मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। मुसलमान मुल्क अगर मिलकर किरदार अदा करेंगे तो शायद बेहतरी जल्दी आ जाएगी खित्ते में। जितना डिवाइड रहेंगे, आपस में लड़ेंगे तो इससे जंगें बढ़ेंगी। अगर मिलकर दबाव डालेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी।
जैसा कि अभी एक स्टेटमेंट हमने देखा कतर से आया था, जैसा एक स्टेटमेंट सऊदी अरब से माजी में आया था, जैसा स्टेटमेंट हमने अभी हाल ही में देखा कि जो ओमान से स्टेटमेंट आया, बड़ा शानदार स्टेटमेंट है, इसी तरह से अभी तुर्की ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी कि ईरान की जंग जो है वो फौरी तौर पर बंद की जाए। ईरान हुकूमत गिराकर खाना जंगी, इंतशार, फसाद या तकसीम की इजाजत नहीं देंगे हम। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, खित्ते के अमन को बहाल किया जाए। ये बड़ी दिलेर स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट दी है तुर्की के वजीर खारजा ने। अब नेतन्याहू ने एक तो इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो उसको लेकर के उन्होंने तनकीद की और एक पूरी कौम को टारगेट किया जो नामुनासिब है, उसको ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बड़े लंबे अरसे से यही कर रहा है। नेतन्याहू के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और वो ईरान के खिलाफ बड़े लंबे अरसे से ये प्लान कर रहा था कि लड़ाई हो जाए। ये अब अमेरिकन भी बता रहे हैं कि नेतन्याहू की लड़ाई है, अमेरिका की लड़ाई नहीं है। यहां पे एक मैक्स ब्लूमेंथल एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर कुछ हकायक सामने आए। मैरियो नोफेल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, इनको मैंने भी एक इंटरव्यू दिया था और बड़े शानदार सहाफ़ी हैं। तो उनको उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि एक ऑडियो लीक हुई है और ये जो ऑडियो लीक हुई है ये आईपैक के सीईओ की ऑडियो है जो लीक हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो है। उसमें वो बताते हैं कि ये बताया जा रहा है कि जॉन रेडक्लिफ हो, मार्को रूबियो हो या माइक वॉलेट्स हो, ये वो लोग हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, लेकिन वो इसराइल के साथ या मुसाद के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और वो इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सर्व कर रहा है इसराइल को, वो अमेरिका के लिए नहीं कर रहा, वो एक्चुअली जो इसराइल चाहता है वो कर रहा है। अब इस किस्म की ऑडियो लीक होने के बाद बहुत सारी चीज़ें मजीद क्लियर हो गई हैं, बल्कि उसने ये भी बताया कि 40 साल से इस मनसूबे पे काम किया जा रहा है कि ईरान को ख़त्म किया जाए और 30 साल पहले ये आश्कार भी हो चुका था, इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले भी सामने आ चुकी हैं और अब भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये लड़ाई कभी भी अमेरिका की लड़ाई नहीं थी ना, अमेरिका को इसमें कोई खतरा था, लेकिन अमेरिका की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से इसराइल ने इस्तेमाल किया और इस लड़ाई के अंदर उनको धकेल दिया। अब वहां पर रजीम चेंज करने की कोशिश तो कामयाब हुई नहीं, वो नेतन्याहू मान भी गया। उन्होंने कहा ईरानी अवाम की कोशिशों के बगैर हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टाया जा सकता, हमें उम्मीद है कि हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत ना भी गिरी तो ये बहुत कमजोर हो जाएगी, यानी इस बात का नेतन्याहू के पास कोई जवाब नहीं है। बल्कि हुआ यह कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ये हुकूमत ज्यादा मजबूत हो गई, वो ज्यादा तगड़ी हो गई। इस बात का ना तो आइडिया था अमेरिका को और ना ही आइडिया था इसराइल को, इनकी कैलकुलेशन कुछ और थी। यानी अगर आप ये देखना चाहें कि डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बड़े अहम मंसूबे थे जिन पे वो अमल दरामद करना चाह रहे थे इस जंग के जरिए से, या कौन से वो टारगेट थे जिनको अचीव करना था, 4 हदफ थे जो मुकर्रर किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सेट किए हुए थे कि ये हमने करना है। अब नंबर 1 तो ये था कि हुकूमत तब्दील की जाए वहां पे, तो हुकूमत तब्दील हो सकी नहीं, बल्कि वो ज्यादा मजबूत हो गई। नंबर 2 ये था कि अस्करी तौर पर मुकम्मल तबाही फैला दी जाए और मफलूज कर दिया जाए ईरानी फौज को। क्या ये हो सका? अगर ये हो जाता तो आपने हरमुज़ पे इस वक्त ईरान का कंट्रोल ना होता। वो अभी भी मिसाइल मार रहे हैं, उन्होंने को 42वीं लहर मिसाइलों की भेजी है इसराइल की तरफ और वो एक एक करके टारगेट अचीव कर रहे हैं, वो लड़ाई बंद ही नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब है दूसरा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी एटमी और मिसाइल प्रोग्राम हमने खत्म करना है, तो मिसाइल तो अभी भी मार रहा है ईरान, और एटमी प्रोग्राम के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 6 महीने पहले जून 2025 में कहा था कि हमने खत्म कर दिया। तो जब वो खत्म कर दिया था तो अब कैसे शुरू हो गया? तो ये हर मरतबा एक दावा करते हैं, आज भी ईरान के पास वो सलाहियतें बाकी हैं। चौथा ये था कि जो ईरान का एक प्रॉक्सी नेटवर्क है पूरे खित्ते के अंदर, वो खत्म कर दिया जाए। यानी ईरान जो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को या हमास को या बाकी जगहों पे जो सपोर्ट करता है, वो नेटवर्क खत्म हो जाए, या हौसियों को सपोर्ट करता है, वो और तगड़े हो गए। और अब वो ऐसा लगता है कि मिशन डोनाल्ड ट्रंप का मुकम्मल नहीं हुआ। यानी जो 4 बड़े अहदाफ थे, चारों डोनाल्ड ट्रंप हासिल करने में अभी तक तो कामयाब नहीं हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दावा बार बार करते हैं कि जी हमें बहुत फायदा हो रहा है इस लड़ाई का। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब दुनिया में पेट्रोल महंगा होता है तो अमेरिका को उसका फायदा होता है, क्योंकि अमेरिका अपना पेट्रोल जो है इजाफी, बहुत ज्यादा पेट्रोल है हमारे पास, तो हम दुनिया को महंगा बेच देते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इस वक्त इस जंग में जो पेट्रोल महंगा हुआ उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? वो रशिया ने उठाया। रूस जो है उसके ऊपर जो पाबंदियां थी वो अब उस तरह से नहीं है। दुनिया रशिया से पेट्रोल लेना शुरू हो गई है और रशिया के जहाजों को कोई नहीं छेड़ता, वो जा रहे हैं दुनिया में और पेट्रोल दे रहे हैं। वजह यह है कि यहां खलीज से पेट्रोल रुक गया तो कहीं से तो पूरा करना था, तो रशिया ने अपनी रसद बढ़ा दी है। अच्छा, 2 लोग अपना पेट्रोल ज्यादा कर चुके हैं। एक तो ईरान पहले से ज्यादा पेट्रोल रवाना कर रहा है इसी खित्ते में से, तो ईरान ज्यादा पैसा बना रहा है पेट्रोल की मद में। और दूसरा अगर आप देखें तो रशिया का पेट्रोल पहले से ज्यादा बिक रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक $150 मिलियन इजाफी रोजाना कमा रहा है रशिया। जितने पैसे रोज कमाता था उससे $150 मिलियन ये रोजाना रूस कमा रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेन की मदद करने के लिए, उसको असला देने के लिए यूरोपीय ममालिक अपना हेल्थ का बजट, अपना एजुकेशन का बजट, वो उसको कम कर रहे हैं। रिपोर्टें हैं, आप जाके पढ़ दें। यानी यूरोपीय ममालिक अपना हेल्थ का और एजुकेशन का बजट कम कर रहे हैं कि हम यूक्रेन को हथियार दें और मुकाबला करें रशिया का।